नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं, हर कोई चीज डिजिटल हो गई है। ऑनलाइन पेमेंट है, चाहे ट्रांजैक्शंस हो, कोई भी लेन देन अब डिजिटल तौर पर ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। हम ज्यादा उस पर कन्वीनियंस के हिसाब से उसको इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, उतना ही ज्यादा फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो ये इसका एक ऐसा नुकसान भी है जो कि लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। अब इस साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आरबीआई ने भी संज्ञान लिया है। समय समय पर वो सतर्क करती रहती है और अब बस कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो के जरिए, एक म्यूजिकल कैंपेन के जरिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। लेकिन आपको कैसे सतर्क रहना है, साइबर फ्रॉड से, ऑनलाइन ठगी के शिकार होने से कैसे बचे, और खास तौर पर साइबर इंश्योरेंस से आप कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं किसी भी साइबर ठगी के खिलाफ, ये आज हम अपनी इस खास पेशकश में समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, परिचय करा देते हैं। आज है हमारे साथ श्री टी.ए. रामलिंगम, ये हैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। रामा सर, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। और साथ ही हमारे साथ भरत पांचाल हैं, ये हैं चीफ रिस्क ऑफिसर FIS। अब भरत, आपका भी बहुत स्वागत है मनी गुरु में। तो क्या खास आज हम अपने दोनों ही खास मेहमानों से चर्चा करने जा रहे हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कैसे बढ़ रहे हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले, कैसे कैसे होता है साइबर फ्रॉड, कैसे बच सकते हैं अब डिजिटल डाके से, और साथ ही साइबर इंश्योरेंस से कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कभी ना कभी किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते समय, अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय या फिर UPI पेमेंट करते समय किसी ना किसी धोखाधड़ी का शिकार हुए होंगे, या फिर आपके पैसे कहाँ गए, ट्रांजैक्शन गलत हो गया, पैसे आए ही नहीं, या पैसे किसी गलत इंसान को चले गए। ऐसे कई बहुत सारे केसेस का शिकार हुए होंगे। ऐसा क्यों होता है, कैसे इससे बचें, ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले भरत, मैं आपसे पहले जानना समझना चाहती हूं कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये आरबीआई भी कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये लगातार बार बार कहा है कि जो भी आपसे पूछे, आपका OTP, आपको मैसेज करके बोले कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स बताइए, ये वो गलत कर रहा है, वो फ्रॉड है। आरबीआई कभी भी आपके बैंक डिटेल्स या OTP की जानकारी नहीं मांगता है, या कोई बैंक ऐसे नहीं मांगता है। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से समझे भरत आपसे, तो पिछले साल कोविड से लेकर अब तक ये साइबर फ्रॉड के मामलों में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, कोविड के जो दौरान में बहुत सारे, पहले मैं एक फिगर आपको बताऊं कि जो पिछले साल जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, करीबन 3100 करोड़ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे एक साल में हुए थे, वो पिछले कोविड के एरिया टाइम के बाद करीबन 1.5 गुना बढ़ गए। मतलब 4,500 करोड़ ट्रांजैक्शन कोविड के पीरियड में। उसका मतलब सीधा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन या तो नेट बैंकिंग या तो कोई भी तरीका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का है उससे कर रहे हैं। साथ ही साथ जो साइबर अटैक का फ्रॉड है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है, जितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़े के हिसाब से अगर देखें, पिछले साल में करीबन 3 लाख साइबर अटैक और फ्रॉड जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में हुए थे। तो जो ये सर्टिन जो हमारा जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम रिस्पांस टीम जो है इंडिया का, उनके वो डेटा है कि हमारे जो फ्रॉड है वो भी करीबन 2 गुना हो गए पिछले कोविड के टाइम में। बिल्कुल, ये आंकड़े वाकई काफी ज्यादा चौंकाते हैं कि जैसे जैसे हमने कोविड में घर में बैठ के डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए,
उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट मेथड वही था कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप कैसे अपने दिन भर के ट्रांजैक्शन, लेन देन और बैंकिंग के काफ़ी बाकी सामान जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। और कितना स्पाइक आया, मतलब इतना नंबर बढ़े साइबर फ्रॉड के, इससे जो आरबीआई है वो भी चिंतित हुई और साथ ही साथ जो बैंक है उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी करनी शुरू कर दी कि बिल्कुल आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जब हम बात करते हैं किन किन तरीकों से कोई एक धोखाधड़ी का शिकार होता है वो समझना जरूरी है। इसलिए भरत ये बताइए, साइबर फ्रॉड जो होता है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा एक पूरा एक अपने आप में एक स्पेस है, तो साइबर फ्रॉड किन किन तरीकों से होता है, कैसे, क्या जानने की जरूरत है एक व्यूअर को? देखिए, हमको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी है तो शायद सारा का सारा प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का वो ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 2-3 तरीके। पहले तो सीधी बात है कि जो हमारे जो सिस्टम में अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया है तो सब कुछ उसके बारे में जानकार नहीं होते। तो पहला एक है हमको लेक ऑफ टेक्निकल स्किल। लेकिन उससे ज्यादा जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो पहला है कि हम किसी का भी फोन आए, किसी से बात होता है एक लेन देन के बारे में, तो हम बहुत ही इजीली उसको ट्रस्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर पूरा भरोसा रख के वो जो भी कुछ मांग रहा है कि आपका पिन नंबर दे दो या तो कार्ड नंबर दे दो, जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है हम देते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा जो पिछले कोविड के टाइम में जो देखने आया, तो जो लालच में या तो जो ग्रीड जो बोलते हैं उसमें आके लोग उनको लग रहा है कि हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आ रहा है, और फ्रॉडस्टर लोग भी बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक निकाल के आते हैं। वो बताते कि अरे आपको हम गवर्नमेंट ने कुछ लोन दिया है, या तो आपको हम बोनस दे रहे हैं, या तो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप खाली इतना इन्फॉर्मेशन हमें दे दे, आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। हम उन लालच में या तो लोभ में आके हम सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम डेटा दे रहे हैं तो तभी तो आपको पता नहीं होता कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। आपको पता चलता है कि जब आपका अकाउंट से पैसा निकल जाता है तब बहुत देरी हो जाती है, क्योंकि जब डिजिटल के जमाने में है तो पैसा इतना फास्टली मूव होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट, तो उसको पिकअप मतलब पकड़ के उसको रोकना भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहे थे ये लालच वगैरह में आके। दूसरा एक इशू है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक व्हाट्सएप पे या तो ईमेल पे ऐसी कोई ईमेल आई या तो उसमें जो लिंक रहता है वो हमें पता नहीं रहता, हम बस खाली कैजुअली वो लिंक को हम क्लिक करते हैं और उसमें जाके सारा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लिंक कुछ नहीं करता, हमने क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसने मैलवेयर जो एक मैलिशियस कोड रहता है वो आपके मोबाइल या तो कंप्यूटर में डाल दिया, जो आपकी जानकारी के बिना सारा जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो कार्ड नंबर है या तो अकाउंट डिटेल है या तो यूजर नेम पासवर्ड, सब उसको उठा के वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट कर देता के पास, जो हो सकता है भारत तो भारत के बाहर भी बैठा हो, कहीं भी इस दुनिया में बैठा रहते हैं, वो लोग वहीं पे जाके वो इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो कई ऐसे तरीके हैं, मतलब जहां जहां ये जो पूरा साइबर स्पेस है उसके किसी भी कोने को साइबर जो हैकर्स होते हैं जिनको कहा जाता है आसान भाषा में, उन्होंने नहीं छोड़ा है। अब ये जो साइबर फ्रॉड है ये तो हमने समझ लिया किस तरीके से लोग झांसे में आ जाते हैं, लेकिन ये डिजिटल धोखा होता कहाँ कहाँ है भरत, ये बताइए। क्योंकि हम नॉर्मली जैसे कोई एक नॉर्मल इंसान है वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो वर्चुअल पेमेंट के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है वो हम गिना देते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल होता है, यूपीआई के थ्रू बहुत पॉपुलर हो गया है पेमेंट करना, पेमेंट गेटवेज है और मोबाइल बैंकिंग है, और बाकी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए हम ये तमाम अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन लेन देन करते हैं। ये तमाम में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से मैं इनफैक्ट आपसे समझना चाहती हूँ भरत कि बहुत ज्यादा हमारे पास भी सवाल आते हैं कि क्रेडिट कार्ड उन्होंने पेमेंट की कहीं पर और या तो उनका जो पूरा डेटा है किसी ने चुरा कर उनके पैसे क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए, डेबिट कर लिए, या फिर उनका क्रेडिट कार्ड ही हैक हो गया, उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने तो वो ट्रांजैक्शन किया ही नहीं था। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट या डेबिट कार्ड दोनों में एक जो सिग्निफिकेंट जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो आपका नंबर रहता है। जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रहता है उसके साथ साथ 2-3 और इन्फॉर्मेशन रहती है। आपका एक कार्ड एक्सपायरी डेट रहता है और उसके साथ कार्ड के बैक साइड में सीवीवी नंबर रहता है। तो ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होकर आपका ट्रांजेक्शन होता है। रही बात कहाँ से आपका डेटा लीक होगा, कभी देखिए आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं, एटीएम पे जाके या तो मर्चेंट के यहाँ पे जाके पोस्ट मशीन में हम स्वाइप करते हैं, तो ऐसे तरीके होते हैं कि जहाँ से जैसे आपने कार्ड स्वैप किया या तो कार्ड एटीएम में डाला तो आपका पूरा का पूरा कार्ड क्लोन हो जाता है, उसको कॉपी कर लेते हैं और एक एटीएम में या तो
जहाँ पे आपका ना एक कार्ड यूज किया वहां पे एक छोटा कैमरा रहता है, वहां से आपका वो डेटा को जैसे आप पिन नंबर डालते हैं एटीएम के लिए तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाद में जाके वो सारे डेटा को कंप्यूटर में जाके एक डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं। उनके पास आपका पिन नंबर भी आ गया, कार्ड भी आ गया, तो कहीं पे भी जाके उसको डेटा यूज करके आपका ट्रांजेक्शन कर ले। दूसरा एक जो तरीका है कि आप जो वेबसाइट पे जहाँ पे हालांकि कोविड के बाद तो डिजिटल ट्रांजेक्शन सब कुछ ऑनलाइन हम खरीदना शुरू किए, तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जाके उसको यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो जो सारी की सारी जो वेबसाइट होती है वो सारी भरोसेमंद नहीं रहती। हम लोग को लग रहा है कि वो बिल्कुल मतलब एक बैंक का जो वेबसाइट को हम रोजमर्रा के उपयोग में लेते हैं उसका सेम टू सेम एक डुप्लीकेट वेबसाइट बन गया है। आपको पता नहीं, आप ऐसे जासे में है कि तो मेरी बैंक का वेबसाइट में जाके यूजर नेम, पासवर्ड और सारा डिटेल डाल देता हूँ, और बाद में जैसे लॉगिन होते हैं तो वहां पे एक पेज आता है कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अभी हम बिजी है तो हमारे सिस्टम काम नहीं। तो आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन मतलब जो लोग होता है वैसे ही है, तो आपको पता नहीं है कि एक्चुअली कोई गलत वेबसाइट था। आपने सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया, सारी जो सिस्टम में ट्रांजेक्शन के लिए जो जानकारी की जरूरत है आपने वो वेबसाइट पे डाली है। तो बाद में जो प्रोडक्शन लोग रहते, जैसे मैंने पहले बताया, वो कहाँ पे भी बैठे उसकी कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी बैठ के वो इंफॉर्मेशन को लेके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जितना आसान हो गया हम सबके लिए वर्चुअली कनेक्ट होना एक दूसरे से, उतना ही आसान हैकर्स के लिए भी हो गया है वर्चुअली लोगों के पैसे या तो चुराना या तो गायब करना या फिर उनके बैंक अकाउंट के साथ छेड़खानी करना। ये काफी बहुत ज्यादा गंभीर मामला होता जा रहा है जिसमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ किए जाने की जरूरत है। हालांकि जो साइबर सेल है वो इसके बारे में बहुत सारे कदम उठाती तो जरूर है, लेकिन क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड है हर किसी की धरपकड़ करना काफी ज्यादा मुश्किल इसमें हो जाता है। बहुत ज्यादा एक शब्द हम सबके सामने आता है, टेक्निकल है क्योंकि इसलिए शायद उसके असली मायने हमें उतना मालूम ना हो या दर्शक उसको समझ ना पाए, उसको फिशिंग कहा जाता है। अब फिशिंग में यूजुअली अगर हम समझे वो ये है किसी को जाल में फंसाना। क्या मैं सही हूं? फिशिंग एक ऐसा ही तरीका है डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को जाल में फंसाकर उनकी जानकारी चुरा लेना, और ये होता कैसे है, लोगों को क्या मालूम होना चाहिए फिशिंग के बारे में? बिल्कुल सही है स्वाति, आपका जो एग्जांपल है कि जैसे पानी में मछली को पकड़ने के हम जैसे जाल फेंकते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉडस्टर लोग जाल है और हम उसकी मछली है। तो वैसे वो लोग क्या करते हैं कि आपको तरह तरह के एक प्रकार से आपको क्या बोलते हैं कि उसको लोभित करते हैं, या तो आपको ऐसे जालसाजी में फंसा, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको एक मेल भेजते हैं या तो फोन करते हैं कि आपका मोबाइल, आपका अकाउंट जो है अभी हम बंद करें क्योंकि आपका अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, आपको अगर चालू रखना है तो इतना इन्फॉर्मेशन दे दो। तो आपको डराते हैं। दूसरा कि आपको बिल्कुल बनावटी तरीके से ऐसे बात करें जैसे कि बैंक से बोल रहा है और बोलेगा कि आपका सिस्टम में केवाईसी खत्म हो गया तो आपको केवाईसी करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो ऐसे जो फर्जी जो मुखौटे हैं वो लेके आपको या तो लोभ देते हैं या तो लालच देते हैं या तो कभी कभी वो डराते भी हैं। तो ये सारे के सारे तरीके यूज करते हैं, वो आपके साथ फिशिंग एक गलत ईमेल भी भेज दिया, या तो आपको कभी कभी तो पूरा स्टेटमेंट भेजते हैं जो गलत है और आपको लग रहा है कि ये सही स्टेटमेंट है। आप इसीलिए आपको लिखा होता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ये नंबर पे फोन करें। वो एक्चुअली बैंक का नंबर नहीं होता है, कोई फ्रॉडस्टर का होता है। आप उसे तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मांगते, आप दे रहे हैं उसको। बिल्कुल सही बोला आपने भरत। ये ऐसा जो आपने बताया है कि किस तरीके से एक मेल आता है, आपको लगता है वो आपके बैंक का मेल है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेल है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपको लगता है कि शायद बैंक ने कोई जरूरी जानकारी मांगी है और वो डिटेल्स भरते ही आपके साथ हो जाती है डिजिटल धोखाधड़ी। इसलिए आप जरूर सावधान रहिए। बैंक आपको कभी मेल नहीं भेजेगा, अगर भेजेगा भी कम्युनिकेशन के लिए तो आप बैंक में फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप बैंक की जो अपनी वेबसाइट है उस पर जाके उसको बाकायदा चेक कीजिए और देखिए कहीं किसी शब्द का हेरफेर तो नहीं उस वेबसाइट के उस पूरे एड्रेस में। ये आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के चीफ टेक्निकल ऑफिसर टीए रामलिंगम जी से, और उनसे समझेंगे ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए साइबर इंश्योरेंस किस तरह आपकी मदद कर सकता है। देखते रहिए मनी गुरु। आज मनी गुरु में हम आपको साइबर फ्रॉड से अपने पैसे बचाने के तरीके बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अपने शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं टीए रामलिंगम जी, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। रामलिंगम जी, आपसे जानना चाहते हैं, शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा ये कि साइबर
जो फ्रॉड है उससे बचने के लिए भी एक इंश्योरेंस अभी मौजूद है। इसलिए ऐसे लोगों की समझ के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि साइबर इंश्योरेंस होता क्या है। या तो बेसिकली क्या है कि पुराने जमानों में क्या होता था कि सबसे ज्यादा डर जब लगता था सैलरी वाले दिन की पिक पॉकेटिंग ना हो जाए। आज की तारीख में जो है वो अब साइबर इंश्योरेंस या साइबर फ्रॉड के नाम से थोड़ा मशहूर हो रहा है, क्योंकि आपके सारे पैसे जो है बैंक में है, आप खूब सारे ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट करते हैं, और आज की तारीख में साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आप रोज के पेपर्स में पढ़ते ही होंगे कि कुछ ना कुछ साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं करके। तो इनसे बचने के लिए हम लोग एक पॉलिसी लाए हैं साइबर सेफ करके, जो कि इंडिविजुअल्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको किसी तरह का भी आपका फाइनेंशियल लॉस होता है ड्यू टू यूज ऑफ एनी डिजिटल एसेट। तो आप किसी अपने घर के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या अपने मोबाइल पे काम कर रहे हैं, और उसके थ्रू आपका कुछ ट्रांजैक्शंस में किसी तरह का फ्रॉड होता है या किसी ने हैक कर दिया डेटा, और उसकी वजह से आपको जो फाइनेंशियल लॉस होता है जो कवर करते हैं उसे हम साइबर इंश्योरेंस करते हैं। अब आपने इसकी इंपॉर्टेंस डेफिनेटली बताई कि साइबर इंश्योरेंस जरूरी क्यों होता है और क्या है, लेकिन इसमें शामिल क्या क्या होता है। जैसे हम जनरल इंश्योरेंस खरीदते हैं, हमारे पास जब लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस होता है हमें मालूम होता है कौन सी बीमारियां कवर्ड हैं, कौन सी बीमारियां कवर नहीं है। क्योंकि साइबर जो वर्ल्ड है वो अपने आप में इतना वास्ट है, इसलिए समझना जरूरी है कि साइबर इंश्योरेंस में एक पॉलिसी धारक को क्या क्या कवरेज मिलती है, किसके अगेंस्ट। तो इसमें बेसिकली 4 या 5 जो मेन कवर्स है। एक तो आईटी थेफ्ट लॉस कवर है, कि आपका जो डेटा है किसी तरह से चोरी हो जाता है। दूसरा, अगर आपको कोई ईमेल आता है या ईमेल स्पूफिंग जिसे कहते हैं, कि भाई जिसमें बताया जाता है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे या 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और आप गलती से उसको क्लिक करते हैं और मालूम पड़ा कि आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो ये सब चीजें जो है या फिर फिशिंग जो बोलते हैं, जहां पे आपके बॉस से आपको एक ईमेल आती है कि भाई आप फलाना अकाउंट में आप 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दीजिए या 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, और आप ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट नोइंग कि भाई जो एक्चुअल सोर्स है वो एक फ्रॉडुलेंट सोर्स है। तो ये सब चीजें जो है ये पॉलिसी में कवर होती है। ओके, अब माने किसी को एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है साइबर इंश्योरेंस की, तो कैसे सम इंश्योर्ड को लेना चाहिए? एक सही पर्याप्त सम इंश्योर्ड एक साइबर पॉलिसी का कैसा होना चाहिए, और लगभग प्रीमियम रेंज इसकी कितनी बनती है? देखिए, सम इंश्योर्ड तो जैसे हमारी जो पॉलिसीज है वो 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक है। अब ये डिपेंड करता है कि किसका कितना ज्यादा एक्सपोजर है इंटरनेट की तरफ। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनको थोड़ा हायर कवर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंटली इंटरनेट यूज नहीं करते हैं या कभी कभी यूज करते हैं तो उनको लोअर सम इंश्योर्ड से भी काम चल जाएगा। अभी हमारे लिए जो हमारे पास जो चॉइसेस है वो बेसिकली राइट फ्रॉम 1 लाख रुपए के कवर से लेके 1 करोड़ तक है। प्रीमियम जो है, जो मिनिमम है वो 800 रुपए से लेके 9,000 रुपए तक का प्रीमियम है। बेसिकली 1 लाख से लेके जो 1 करोड़ का जो मैंने आपको रेंज बताया, तो उसमें भी प्रीमियम में भी 670 रुपए से 9,000 रुपए तक का प्रीमियम रेंज है। और ये 1 साल की पॉलिसी रहती है। ले कहां से सकते हैं? ओके, सो बेसिकली आपके पास 1 साल की पॉलिसी, आपने ये इम्पोर्टेंट 1 साल की पॉलिसी है, क्योंकि सारी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली 1 साल की रहती है, तो ये भी 1 साल की है। और आप पॉलिसी ले सकते हैं। मेन चीज तो ऑनलाइन है। आपको हमारे वेबसाइट पे चले जाइए और यू हैव टू जस्ट 4 या 5 इंफॉर्मेशन जो आप फिलअप कर दें तो आपको पॉलिसी तुरंत मिल जाएगी। या आप हमारे ऑफिस से भी ले सकते हैं, या हमारे वेरियस चैनल्स हैं, एजेंट्स हैं, थ्रू बैंक्स हैं। तो ये सब हमारे पास वेरियस सोर्सेस हैं जहां से आप पॉलिसी ले सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन में जाके आप 4-5 चीज इंफॉर्मेशन भर के आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो दैट इज इजीएस्ट वे। ओके, और एक और मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूंगी सर कि जैसे क्लेम प्रोसेस होता है, किसी के साथ ऐसी साइबर धोखाधड़ी हुई, कैसे उसको प्रूव किया जाता है और इसका जो क्लेम है वो कैसे ले सकता है कोई? देखिए, इसमें एक क्लेम प्रोसेस हमने ऑलरेडी अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो हम क्लाइंट्स को भेजते हैं उसमें डिटेल किया हुआ है, बट फिर भी
आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी आपको अटैक हो गया या साइबर अटैक हो गया या कहीं से आपके पैसे जो है आपको लग रहा है कि चोरी हो गए, तो सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला कीजिए, इधर थ्रू कॉल सेंटर और थ्रू ईमेल और थ्रू फोन। एंड उसके बाद आपको एक जो साइबर सेल है पुलिस का, वहां पे जाके आपको एक FIR दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो इंटरनल टीम्स हैं दे विल गेट इनटू एक्शन, और जो भी है इसका ये हमारी टीम इसका पता लगाएगी एंड बेस्ड ऑन दैट हम क्लेम सेटल कर देते हैं। ओके हमारे पास क्योंकि समय थोड़ा कम है, इसलिए भरत मैं बहुत ही क्विकली आपसे कुछ पॉइंटर्स में समझना चाहूंगी। डिजिटल फ्रॉड किसी के साथ हो गया, सबसे पहले कहां पर शिकायत करनी चाहिए? देखिए, डिजिटल फ्रॉड अगर पहले होता है तो सबसे पहले आपकी बैंक को बता दें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो क्योंकि उससे क्या होता है कि एक चैनल पे फ्रॉड हो गया, हालांकि जैसे ATM पे फ्रॉड हो गया, तो बाकी की जो चैनल है जैसे पॉस है या तो इंटरनेट है या तो UPI है, वो सारे चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपका एक डैमेज होगा तो उसको आप बाकी चैनल को सेव कर सकते हैं। दूसरा कि आप पुलिस को इत्तला कीजिए, क्योंकि उनको भी बताना जरूरी है कि आजकल साइबर फ्रॉड जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जैसे आपके फ्रॉड हो जाए तो करना चाहिए। ओके तो अपने बैंक को जानकारी दीजिए, और RBI भी ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करता है अगर आप 3 दिन में इसकी जानकारी दें, और इस पर फिर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है अगर ऑनलाइन मामले में आपके साथ किसी भी तरीके की कोई पैसों की हेरा फेरी हुई हो, और 3 दिन के अंदर, लेकिन याद रखिएगा आपको इसमें जरूर शिकायत करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे अपने दोनों ही मेहमानों का, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, इसलिए बहुत शुक्रिया। भरत जी आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, और TA रामलिंगम जी आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए, और साइबर सिक्योरिटी और साइबर इंश्योरेंस की खासियत के बारे में दर्शकों को बताया आपने। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।